जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछली कक्षाओं को भी देखे होंगे। आज की कक्षा ये बच्चों हमारी गणित के सीरीज़ की 7वीं कक्षा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक सारा ऑब्जेक्टिव कर चुके थे, सारे प्रकार का ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। और जर जो बच्चे नहीं देखे हैं बच्चा ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो हमने ऑब्जेक्टिव कराया था सारा का सारा इम्पोर्टेंट था, बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न था बच्चा। यहाँ से आप लोगों का एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। बात करेंगे क्लास का नोटिफ़िकेशन का, क्लास का पीडीएफ का, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर से जुड़ जाइए। ख़ास करके आप जब साइंस का और सोशल साइंस का सीरीज़ देखेंगे, तो उसका पीडीएफ जो है बच्चों सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे डला हुआ है, तो ज़रूर से आपको वहाँ जुड़ जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, बात करेंगे तो जैसा कि हमने कहा कि सर जी आज जो है हम लोग चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर 7 में क्या सब चीज़ें हैं जी, तो चैप्टर 7 का नाम पहली बात आपका निर्देशांक का ज्यामिति है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कोई बिंदु जैसे बिंदु में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होता है ना, जैसे 6, 5 दे दिया। ये जो बिंदु है, इन्हीं सब बिंदुओं को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं। थोड़ा-सा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं भैया, ये हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है? और इधर से खींच दिए तो ये हो जाता है आपका एक्स एक्सिस। थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे तो आपको सब सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसके निर्देशांक को हम लोग लिखते हैं एक्स और एक्स डैश करके, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको लिखते हैं वाई और वाई डैश करके, ठीक है? अब देखिए, इस पे जो भी वैल्यू आएगा वो एक्स का होगा और इस लाइन पे जो भी वैल्यू आएगा वो वाई का होगा। यहाँ पर जहाँ पर दोनों मिलता है वहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये सब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। अच्छा जी, इधर एक्स का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इधर अनंत तक चले जाइए और इधर आपका माइनस होगा, -1 होगा, -2 होगा, यहाँ -3 होगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक चल जाइए। इसी तरह ऊपर में वाई का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और नीचे में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये भी आपका नीचे में माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है? ये होता है बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा-सा और समझेंगे। अब इसको बोलते हैं हम लोग पहला चतुर्थांश, इसको क्या बोला जाता है? पहला चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम पाद भी बोलते हैं इसको। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश मतलब चौथा चतुर्थांश। इसमें थोड़ा-सा समझेंगे। बच्चा, इसमें जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स का वैल्यू पहले हम लोग यहाँ पर ये जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है और ये वाला वाई का वैल्यू होता है। तो इस कोऑर्डिनेट में एक्स भी प्लस में होता है, वाई भी प्लस में होता है। इसमें आपका एक्स इधर इस तरफ वाला है तो माइनस में होगा, वाई प्लस में होगा। इसमें आपका दोनों माइनस में होता है और इसमें आपका एक्स प्लस में होता है, इसमें आपका एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। और थोड़ा-सा बेसिक बातें कर ली जाए। चलिए थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ बच्चों। ये लो जी, ये वाला लगा दिया जाए। चलिए, थोड़ा-सा समझेंगे और सी चीज़ें। जैसे देखिए बच्चा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6, 5, हमने कहा कि ये जो होता है, ये होता है एक्स का वैल्यू, एक्स होता है और ये जो है वाई निर्देशांक होता है। तो समझिएगा, एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोला जाता है? भुज। और वाई निर्देशांक को बोला जाता है कोटि, ठीक है? अगर आपसे यहाँ पूछे, इस बिंदु से पूछे, मान लीजिए बिंदु से दिया 10 और 20 और पूछे कि बताओ इसमें भुज कितना है? आप लोग बोलेंगे कि सर जी भुज एक्स का वैल्यू होता है तो भुज 10 है। इसमें अगर बोले कि कोटि कितना है, तो सर जी कोटि y का वैल्यू होता है तो कोटि 20 है। इसी तरह मान लीजिए दिया a और b, इसमें बोला कि भुज बता दो, भुज आप लोग क्या बोलेंगे? सर जी भुज x का वैल्यू मतलब a। और कोटि पूछे तो कोटि बता दो, तो कोटि कितना होता है? y का वैल्यू मतलब b। तो ये हो जाएगा कोटि और ये हो जाएगा भुज। तो भुज कोटि आपको क्लियर होगा। x का वैल्यू भुज होता है, y का वैल्यू कोटि होता है। अब एक टाइप का और प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भैया y अक्ष से वाई अक्ष से दूरी दूरी को क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सारा प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ बच्चा, आप देखेंगे सारा प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेसिक-बेसिक बातें कर रहा हूँ, जिसका आपको वहाँ ज़रूरी पड़ेगा आगे, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, बोला क्या? वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? अब मान लीजिए कि सर जी ये था वाई अक्ष, ये था एक्स अक्ष। अब आप सोचिए वाई अक्ष किसको बोलते हैं? इसको ही तो बोलते हैं वाई वाई डैश। अब इस अक्ष से दूरी क्या ऊपर नीचे लेंगे? नहीं सर जी, या तो इधर लेंगे या इधर लेंगे। अब आप ही बताओ, इससे दूरी नापेंगे तो इधर नापेंगे, इधर इस इलाका में नापेंगे, इस तरफ नापेंगे, भैया ये तो आपका एक्स का मान हो गया ना। तो वाई अक्ष से दूरी जो है आपका
y अक्ष से दूरी को हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं, x निर्देशांक बोलते हैं। और इसी तरह पूछे कि बताओ भैया x अक्ष से दूरी क्या होगा? तो x अक्ष से दूरी या तो ऊपर नापेंगे या नीचे नापेंगे। नीचे नापेंगे तो भी y का मान आएगा, ऊपर नापेंगे तो भी y का मान आएगा। मतलब जब हम लोग x अक्ष से दूरी नापते हैं, x अक्ष से दूरी नापते हैं, तो वो आपका y निर्देशांक आता है। क्या आता है? y निर्देशांक आता है। इतना सा बेसिक क्लियर है। अब आप लोग मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम लोग और भी बेसिक-बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ की बात करेंगे, जैसे-जैसे हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? चलिए, चलते हैं प्रश्नों पर बच्चा। पहला प्रश्न है आपका कि बिंदु आपको दे रखा है -6 और -7 का कोटि क्या होगा? आप बताइए कोटि हमने बताया y वाला का मान होता है, सर जी y आपका -7 है, तो -7 माना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है x अक्ष का समीकरण क्या होगा? अब बताओ x का समीकरण पूछ रहा है, तो x अक्ष पे आपका क्या होता है जी? x अक्ष पे x 0 होगा क्या? अरे सर जी ये होता है आपका x अक्ष। एक्स अक्ष अब एक्स अक्ष पे एक्स 0 होगा, लेकिन होगा सही, लेकिन हर जगह तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। सर जी एक्स अक्ष पे आपका वाई 0 होता है, बिल्कुल। ये देखो भैया, एक्स अक्ष मान लो यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे कोई बिंदु एक्स का मान 1 है, तो वाई का मान क्या होगा? 100% 0 ही होगा। तो एक्स अक्ष पर जो है वाई 0 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह पूछता वाई अक्ष का समीकरण, तो एक्स बराबर 0 कर देते। वाई बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? अब थोड़ा-सा समझना बच्चा। आपको क्या बोला? बोला कि y बराबर 10 का आलेख कैसा रेखा होगा? इसको थोड़ा-सा बनाते हैं। लो भैया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और यहाँ पर मान लो कहीं y 10 है। इससे रेखा खींचेंगे, इस टाइप का खींचाएगा। भैया y बराबर 10 का ग्राफ ऐसा जाएगा। अब ये कैसा ग्राफ है यही आपको बताना है जी। चलिए थोड़ा-सा ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या सब है। पहला बोला कि एक्स अक्ष के समांतर। सर जी ये है आपका एक्स अक्ष और इसके समांतर है क्या? बिल्कुल है, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। एक्स बराबर y बराबर अगर 10 खींचेंगे तो ये तो एक्स अक्ष के समांतर आएगा। बिल्कुल तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। y अक्ष के समांतर कैसे होगा? y अक्ष को तो काट रहा है तो ये होगा नहीं। मूल बिंदु से जाएगी। अब आप ही बताइए मूल बिंदु यहाँ से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए -12 और -18 का भुज भुज बोलते हैं एक्स वाला को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा माइनस का 12। अगला है निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है? अब देखिए कितना बार पूछा गया है। मूल बिंदु का नियामक बोले या मूल बिंदु का निर्देशांक बोले, बात एक ही है। तो मूल बिंदु को हम लोग 0,0 से दर्शाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? अब थोड़ा-सा सोचेंगे सेम चीज़। अब x बराबर -5 अब बताइए x इधर प्लस में होता है, इधर माइनस होगा। मान लीजिए यहाँ कहीं -5 है और इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो सर जी ये हो जाएगा। अब ये कैसी रेखा है? अब आप कहेंगे सर जी ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका y अक्ष और ये है x बराबर -5 ये दोनों तो समांतर है। तो सर जी ये क्या हो जाएगा? ये आपका y अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है? या किस चतुर्थांश में स्थित स्थित है? हमने आपको बताया था अरे सर जी, अभी तो हमने बताया कि पहला चतुर्थांश में इसको बोलते हैं पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। इसमें दोनों प्लस में होता है, इसमें आपका x माइनस में, y प्लस में, इसमें दोनों माइनस में, इसमें x प्लस में, y माइनस में। अब दिया क्या है? दोनों माइनस में दे दिया, x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो दोनों माइनस में आपका तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे 6 -5 का x नियामक मतलब x का निर्देशांक क्या होगा? सर जी इसमें x 6 है, तो 6 हो जाएगा, 6 आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए हो जाएगा। अगला है बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। अब ये दोनों किधर अवस्थित है? थोड़ा-सा ग्राफ का नॉलेज लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ग्राफ ही बना लिया जाए, ग्राफ ही बना लिया जाए। ये लो भैया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये होगा वाई और वाई डैश। अच्छा बोल क्या रहा है? एक बोला है 3,2 अच्छा मान लीजिए भैया, मान लीजिए 3,2 बोला है, 3 और एक बोला है 3,2 और दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है आपका -3,2 अब थोड़ा-सा सोचेंगे, एक बार एक्स का मान 3, वाई का मान 2 मतलब दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में मतलब पहला चतुर्थांश में कहीं होगा तो मान लेते हैं यहाँ होगा। दूसरा बोल रहा है x 3 y 2 मतलब x आपका माइनस में y प्लस में तो सर जी ये तो दूसरा चतुर्थांश का बात कर रहा है तो वो भी मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा। अब भैया ये दोनों बिंदु किधर है? किधर स्थित है? ये तो पूछा है दोनों अवस्थित है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे तब होगा। एक्स अक्ष पर स्थित है। अब आप ही बताओ एक्स अक्ष यहाँ है, क्या दोनों बिंदु यहाँ स्थित है? नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद वाई अक्ष पर, क्या ये 2 बिंदु वाई अक्ष पर है? नहीं सर जी, वाई अक्ष पर भी तो नहीं है। कहाँ अरे भैया कहाँ गया? वाई अक्ष पर नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्स अक्ष के एक ही ओर अब एक्स अक्ष के एक ही ओर एक्स अक्ष देखिए ये एक्स अक्ष है इसका दोनों ओर, एक ओर ये हो गया, एक ओर ये हो गया। तो दोनों एक ही ओर स्थित है कि नहीं? बिल्कुल सर जी ये हो सकता है, एक्स अक्ष के दोनों बिंदु एक ही तरफ स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब एक्स अगला था एक्स अक्ष पे दोनों ओर, नहीं दोनों ओर नहीं था, एक्स अक्ष एक तरफ था। प्रथम पाद में स्थित बिंदु किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? देखिए हमने बताया था एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग बोलते हैं वाई निर्देशांक। अब आप ही बताइए वाई निर्देशांक क्या होता है जी? सर जी वाई का जो वैल्यू है इसको तो हम लोग कोटि बोलते हैं। यहाँ वाई निर्देशांक नहीं लिख के कोटि लिख दिया गया है। ऑप्शन बी मार देंगे, कोटि मार देंगे। अब देखिए इसमें भुज का मान पूछा है तो भुज सर जी 6 है तो 6 हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला है 2 रूट 5 सॉरी 2 रूट 3 और माइनस का रूट 2 किस पाद में स्थित है? किस चतुर्थांश में है? सर जी आपका एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है तो ये तो चौथा में होता है तो चतुर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में दोनों प्लस में है तो प्रथम में हो जाएगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 की कोटि का मान कितना है? अब इसमें कोटि, कोटि y वाला होता है तो -4 हो जाएगा। अब सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 है। अब x बराबर 2 और y बराबर -2 क्या है? इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ये लो भैया, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब बोल रहा है x बराबर बोल रहा है 2 और y बराबर बोल रहा है -2। x बराबर 2 मान लेते हैं यहाँ कहीं 2 होगा, x बराबर 2 का ग्राफ ऐसा जाएगा। अब y बराबर -2 है तो मान लेते हैं यहाँ -2 होगा और x बराबर -2 का ग्राफ ऐसा जाएगा। अब ये दोनों रेखाएँ कैसी है? एक दूसरे पर लंब है, पहला तो ऑप्शन ये दिया हुआ है कि एक दूसरे पर लंब है, देखते हैं। सर जी, ये एक्स बराबर बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये तो लंब है तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बिल्कुल ए सही हो जाएगा इसका तो। अगला है अब टाइप 2 में आ जाते हैं और इसमें जो है इसमें आपका बेसिकली देखा जाए प्रश्न मध्य बिंदु का नियामक का थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला पढ़ लेंगे बच्चा, थोड़ा-सा मध्य बिंदु का नियामक का फ़ॉर्मूला पढ़ लेंगे। निर्देशांक बोलिए, इसी को हम लोग लिखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। सूत्र आपको याद होगा, क्या होता है बच्चा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ये क्या होता है सर जी, ये क्या बोला है? मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है, इसका मान है x1 और y1 और यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है, इसका मान है x2 और y2। अब इन दोनों को कोई रेखा ऐसे करके मिला रही है, इसके बीचों-बीच जो बिंदु होगा, उसी को बोलते हैं मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फ़ॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फ़ॉर्मूला होता है x1 प्लस का x2 बटे 2 मतलब इन दोनों का x वाला को जोड़ दीजिए, फिर कॉमा लगा के y1 प्लस का y2 बटेगा 2 मतलब y वाला को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका फ़ॉर्मूला। इसी से आपका बाकी सारा क्वेश्चन बनने वाला है। एक आपका दूरी वाला भी दे दिया है, फिलहाल दूरी वाला को अभी छोड़ते हैं अपन, दूरी वाला को हम लोग आगे कुछ दूरी इसमें भी है क्या? देख लिया जाए एक मिनट। चलिए दूरी वाला भी है, तो दूरी वाला फ़ॉर्मूला भी मैं आपको बता दूँ ज़रा-सा। अब मान लीजिए कि यही दोनों बिंदु के इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी पूछता, है, तो एक होता है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है जी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप जो है x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस प्लस दोनों मेकअप हो जाता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करेंगे x वाला में x को घटा करके माइनस स्क्वायर लगा देंगे और प्लस का y वाला में y को घटा करके माइनस लगा देंगे, ठीक है? ये हो गया आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक और ये हो गया आपका दूरी सूत्र। अब दोनों पे फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए पहला प्रश्न है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, निम्न में से कौन है? थोड़ा-सा समझिएगा बच्चा, पहले बोल दिया आपको बिंदु किस पे है? y अक्ष पे है। अब एक बात थोड़ा-सा सोचेंगे, अगर बिंदु y अक्ष पर है, अगर बिंदु आप समझेंगे, अगर बिंदु इस लाइन पर है, y अक्ष पर है, इसमें x कितना होता है बच्चा? x तो यहाँ पर 0 होता है सर जी। तो x 0 होता है, पहली बात तो आपका यही खोजना है कि x 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका y 0 दे रखा है, ये आंसर होगा, यहाँ x 0 है ही नहीं। एक्स 0 यहाँ पर है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, मतलब सीधा ऑप्शन हम लोग बी मार देंगे। पहले आपको बोल दिया कि y अक्ष पर x 0 होता है, तो सर जी यहाँ तो x 0 है ही नहीं, बिंदु ही तो बताना है। अब बिंदु में x 0 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह मिल रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, उतना बनाने का ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यदि R बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अब बोला जा रहा है कि A कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है 6, 5 और B कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है 4, y और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है R जिसका निर्देशांक है 5, 6। अब आपको बताना है कि ये जो Y है, ये Y का मान कितना होगा? अब आप ही थोड़ा-सा सोचेंगे बच्चा तो आपको पता चलेगा, आप ही थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो ये जो 5 आया होगा, ये x वाला को जोड़ के 2 से भाग देने से आया होगा, है कि नहीं? तो 6 में 4 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो 5 आ गया। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद y वाला को जोड़ते हैं, अरे भैया यही वाला फ़ॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला। अ, आजा भैया।
ये वाला फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं हम, x वाला को जोड़ करके 2 से भाग दिया, इसी तरह y वाला को भी जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा, तभी तो होगा ना। चलिए, यहाँ पर अब x वाला का काम हो गया, y वाला में क्या बचता है? 5 बचता है। y वाला में क्या 5 है, इधर y है, तो चलिए जोड़ते हैं। 5 प्लस का y बटे का 2 बराबर कितना आना चाहिए आंसर? 6 आना चाहिए। तो 5 प्लस का y बराबर 6 दूना 12, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब y का मान 7 होगा, तब मध्य बिंदु कितना होगा? 5,6 होगा। अगला है 6 -5 और -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक 2, p है, तो p का मान। अब सेम क्वेश्चन, एक बिंदु आपको बोल दिया 6, -5 है, ठीक है? और दूसरा बिंदु बोल दिया -2,11 है। अब बोला कि इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है आपका 2, p है। अब आप बताइए कि p का मान कितना होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चा। अब देखिए हमको p से मतलब है, मतलब y वाला से मतलब है, तो x वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए y वाला हम देखते हैं, क्या करेंगे? y1 प्लस का y2 बटे का 2 यही तो करना है और बराबर p के होगा ही, काहे कि p आया है आंसर। अच्छा, -5 प्लस का 11 बटे का 2 बराबर p। आप कहेंगे सर जी माइनस क्यों लगाया? तो भैया 5 के साथ में माइनस है तो मैं क्या करूँ? चलिए, ये हो जाएगा आपका -5 में अगर 11 मतलब 11 में 5 घटाएँगे तो 6 बचेगा, 6 बटे का 2 बराबर p। p का मान यहाँ से निकल जाएगा, p का मान यहाँ से निकल जाएगा 3, तो p का मान क्या आ गया? 3 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, इन दोनों के बीच की दूरी होगी, अब दूरी निकालना है जी, घटा दीजिए अंडर रूट 15 में 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस का 11 में 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 में 3 घटाएँगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला है, मूल बिंदु से बिंदु इसकी दूरी क्या होगी? अब सर जी मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया, अब आप ही बताओ मूल बिंदु क्या होता है? कहेंगे सर जी मूल बिंदु, ये जो आप मूल बिंदु कह रहे हो, इसका निर्देशांक, इसको तो हम लोग 0,0 लिखते हैं। अब इससे कोई बिंदु है, उसका नाम -a और -b दे रखा है, इसका दूरी बताना है, दूरी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0 माइनस का -a का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस का -b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा b का स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इकाई ऑप्शन ए में दे रखा है, ए हो जाएगा उत्तर इसका। अगला है, त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना, इतना, इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब देखिए, सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चा आपको थोड़ा-सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो परिमाप तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा ग्राफ से बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालिए, फिर इन दोनों के बीच का दूरी निकालिए, फिर इन दोनों के बीच का दूरी निकालिए। इतना दूरी निकालेंगे तब जाकर के काम बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर ग्राफ थोड़ा-सा समझ जाएँगे, आराम से बन जाएगा जी। ये लो भैया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो पहला चीज़ क्या बोला है? पहला बिंदु बोला है 0,8 मतलब x 0 और y 8 मतलब 0,8 y अक्ष पे होगा, तो x 0 और y 8। इसी तरह दूसरा बोला है x 6 मान लेते हैं यहाँ कहीं 6 है, ये 0 x 6 y 0। अब देखिए इससे त्रिभुज बन रहा है और एक बिंदु आपका बोला है 0,0। अब आप ही बताइए जहाँ 0,0 होगा वहाँ ग्राफ बना देंगे, आराम से बन जाएगा। त्रिभुज बन गया। अब क्या पूछा है? इसका परिमाप पूछा है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? सर जी यहाँ से यहाँ तक तो 6 चला है, तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? सर जी यहाँ से यहाँ तक 8 चला है, ये 8 हो जाएगा। अब ये निकालना है। अब आप थोड़ा-सा सोचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लंब है, ये आधार है, कर्ण कितना होगा? सर जी ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 आ जाएगा। सर जी ये आपका ये वाला आपका 10 आ जाएगा। अब आप ही बताओ, एक भुजा 8 है, एक भुजा 6, 8 से 14, एक भुजा 10 है, 14 में 10 जोड़ देंगे तो 24। परिमाप मतलब जोड़ ही तो होता है, परिमाप कितना आ गया? 24 आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन ए हो सी हो जाएगा इसका। अगला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है। अब आप बताइए एक्स अक्ष पर बिंदु बोला है। अब एक्स अक्ष पर बिंदु बोला है तो सर जी एक्स अक्ष पर तो y 0 हो जाएगा। सर जी एक्स अक्ष पर y 0 यहाँ y 0 नहीं है तो इसको काट दीजिए। यहाँ y 0 है, यहाँ y 0 यहाँ भी y 0 नहीं है तो इसको भी काट दीजिए। अब एक्स अक्ष पर बोला है तो y 0 होना चाहिए। अब आपको बताना है कि कौन बिंदु जो है इससे समान दूरी पर है। अब भैया दूरी निकाल लीजिए। 2 में से एक माइनस 1 करेंगे, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर और प्लस का इधर 0 है, 0 ही रहना चाहिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी 3 आ गया। इसी तरह इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे, 5 में 2 घटा दीजिए 3 का स्क्वायर और इधर तो 0 ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3, मतलब ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। इसी से इन दोनों के बीच का भी दूरी निकालेंगे और इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा। आप दूरी अच्छा से निकाल सकते हैं बच्चा, दूरी मैं इसीलिए नहीं बता रहा अभी निकालने, भैया दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे ना, 2 में से -1 करेंगे, देखो भैया 2 माइनस का -1 करेंगे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 में 0 घटाएँगे तो फिर 0 लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पे रूट लगाओ, रूट से कट जाएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 में 2 घटाएँगे तो 3 आ जाएगा आपका।
अगला है बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से दूरी भैया मूल बिंदु से दूरी वही अंडर रूट फ़ॉर्मूले होता है इसका x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर नहीं तो भैया जी घटा दो x में 0 घटाएँगे x से होगा इसका स्क्वायर और प्लस का y में 0 घटाएँगे y होगा इसका स्क्वायर मतलब ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है इसकी मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट भैया इसमें 0 घटाएँगे इतने हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का और 4 में 0 घटाएँगे 4 ही हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक इतना, इतना, इतना है तो उसकी परिमिति देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले ही कहा था कि इसके लिए ग्राफ बनाएँगे जहाँ मूल बिंदु दिख जाए। ये बन गया आपका ग्राफ। अरे भैया थोड़ा-सा सीधा बन जा। ये तो चलिए ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। एक्स, एक्स डैश यहाँ लिखेंगे वाई और ये हो जाएगा वाई डैश और अब बनाते हैं बिंदु। एक बोला आपका 0,0 तो एक तो आपका यहाँ मिल गया और उसके बाद बोल रहा है एक्स 3 एक्स 0 वाई 4 तो यहाँ हो जाएगा वाई एक्स 0 वाई 4 और एक बोल रहा है एक्स 3 वाई 0 तो यहाँ मान लेते हैं एक्स 3 वाई 0 होगा। काहे कि यही रेखा होगा काहे कि देखिए आप ही बताइए वाई 0 है तो एक्स अक्ष पे होगा, एक्स 0 है तो वाई अक्ष पे होगा। अब बताइए ये एक बन गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। सर जी ये x बराबर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 होगा, ये y बराबर 4 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। अब ये कितना होगा? आप लोग यदि त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो पता होगा आपको ये कर्ण है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, ये 5 हो जाएगा आपका बेसिकली कर्ण वाला फ़ॉर्मूला लगा जी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। परिमाप पूछा था 4 है, 3 है 7 और इसको जोड़ देंगे तो 5 12 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है वही फिर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, आराम से निकाल लेंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 प्रकार टाइप 3 का, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं बच्चा। चलिए जी, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए भैया ये हम बनाते हैं, ये बनाया जाए एक त्रिभुज, ठीक है? मान लीजिए अरे यार! ये क्या हो गया? यहाँ से बनेगा ना त्रिभुज। चलिए, मान लीजिए कि ये बना दिया हमने एक त्रिभुज, ठीक है? और इसका निर्देशांक लिख दिया जाए। इसको हम लोग बोलते हैं x1 और y1 इसको बोलते हैं x2 और y2 इसको बोलते हैं x3 और y3 और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, बीच में जो होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र होता है। अब देखिए, कै गो है? 3 गो है। x1 है, x2 है, x3 है। क्या कीजिए तीनों को जोड़ दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अब इसमें कै गो चीज़ जोड़े? 3 गो तो 3 से भाग दीजिए। इसी तरह y वाला के साथ में कीजिए y1 है, y2 है, y3 है, तीनों को जोड़ दीजिए और इसमें 3 से भाग दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? अब इसी फ़ॉर्मूला के हिसाब से हम लोग करेंगे प्रश्नों को, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना, इतना और इतना है, तो केंद्रक का नियामक क्या होगा? तरीका, x वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग और y वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग। x वाला को जोड़ के भाग दें, -1 प्लस का 5 प्लस का 8 तो 8 5 13 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 ये हो गया 12/3 अब देखिए, कॉमा y वाला का मान देखें 2 माइनस का 2 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और नीचे में 3 को जोड़े हैं 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से चला जाएगा, 4 बार में 13 हो गया 4 और इधर आ जाएगा 0 4,0 आपका ऑप्शन बी में है, बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब वो बोल रहा है वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना और इतना है, तो उसके केंद्र का नियामक। अब देखिए बच्चा ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, लग रहा होगा भैया भारी है, ये है, वो है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। चलिए इसको करके देख लेते हैं भैया। ये है आपका वृत्त मान लीजिए, ठीक है? और बोल रहा है कि व्यास व्यास भी बना दिया जाए। चलिए इसका ये बन गया आपका व्यास, ठीक है? अब बोला जा रहा है बच्चा कि इसके सिरों का नियामक मतलब एक बोल रहा है 2,3 है और एक आपका बोल रहा है -6,7 है और बोला कि इसके केंद्र का नियामक बता दो मतलब इसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा मतलब x और y का मान यहाँ क्या होगा? अब आप ही बताओ, अब अगर मैं वृत्त को हटा दूँ बच्चा, अगर मैं वृत्त को हटा दूँ हट जा भैया, तू हट जा, वृत्त हटा दूँ। अब आप ही बताओ, क्या ये मध्य बिंदु का नियामक नहीं बन गया क्या? इन दोनों के बीच में तो मध्य बिंदु का नियामक नहीं बन गया, क्या करेंगे? x1 x2/2 y1 प्लस y2/2 अब -6 प्लस का 2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा बट्टे का 2 और 7 प्लस का 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 अच्छा तो ये कट जाएगा -2 बार में, तो एक आ गया आपका -2 और दूसरा आ जाएगा आपका 5 तो -2,5 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, अब देखेंगे ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, मध्य बिंदु का नियामक अब बताओ भैया मध्य बिंदु मतलब त्रिभुज वाला तो नहीं है, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु बताना है। जोड़ लो भैया,
3 प्लस का -3 करेंगे तो 3 में 3 घटना ही पड़ेगा तो 0 हो जाएगा बटेगा 2 और 8 हम 4 जोड़ेंगे 12 बटेगा 2 ये हो जाएगा आपका एक 0 और एक हो जाएगा 6 तो 0,6 ऑप्शन डी है तो डी हो जाएगा। अब ये दे रखा है और बोला कि मध्यबिंदु रेखाखंड के मध्यबिंदु का सीधा-सीधी सूत्र पूछ लिया, क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है इतना-इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्यबिंदु का नियमक आप कर ही लेंगे। ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्यबिंदु का नियमक आप आराम से कर लेंगे। हाँ जी, तो केंद्रक वाला क्वेश्चन तो एक ही किया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ये केंद्रक वाला क्वेश्चन उम्मीद है आप आएगा तो आप लोग कर लेंगे बच्चा, ठीक है? फिलहाल में बात करेंगे अब चलिए अब फ़ॉर्मूला पे चलते हैं। अब एक और सूत्र आपका है वही ट्रायंगल वाला ही है, ठीक है? उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। भैया ये है आपका ट्रायंगल, ये मान लो बन गया त्रिभुज और इसका इसका निर्देशांक दे रखा है, इसका निर्देशांक है, एक है आपका x1 y1 और दूसरा है आपका x2, y2 और तीसरा है आपका x3, y3। अब इससे ये जो त्रिभुज बना है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 23-31 बार आप लोग पढ़ रखे होंगे। 1/2 लगा दीजिए, यहाँ लगाइए x1 फिर ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ लगाइए x2 फिर ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ लगाइए x3 फिर ब्रैकेट दे दीजिए और इसमें बैठा दीजिए भैया 23, 31 भाड़ा। अभी 23, 31 भाड़ा क्या है? तो सर जी y2 माइनस का y3 ये हो गया 2 पर 3 23, y3 माइनस का y1 31 और y1 माइनस का y2 12। यही होता है 23, 31 भाड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ठीक है? अब इसी के हिसाब से आगे का प्रश्न बनेगा और याद रखिएगा, एक टर्म आप लोग पढ़ेंगे बच्चा, एक टर्म आप लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग संरेखीय। क्या होता है? नाम है उसका संरेखीय। संरेखीय मतलब होता है एक ही रेखा पर क्या होता है? एक ही रेखा पर आप थोड़ा-सा सोचेंगे, आपको बोला जाएगा कि भैया त्रिभुज जो है, त्रिभुज त्रिभुज संरेखीय है, संरेखीय है। इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजा एक ही रेखा पर है। अब आप थोड़ा-सा बताएँगे मैं इसको व्हाइट कलर से कर देता हूँ। भैया त्रिभुज का एक रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा भी इसी पर है और तीसरा रेखा भी इसी पर है। इससे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। अब मान लेते हैं त्रिभुज बन भी जाएगा, भैया इसका तो एरिया है ही नहीं, इसका तो क्षेत्रफल है ही नहीं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि संरेखीय त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो 0 होता है। क्या याद रखेंगे? संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा? क्षेत्रफल आपका 0 हो जाता है। ठीक? चलिए अब आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं? फटाफट से आप क्वेश्चन के बनाया जाए। दिया हुआ है बिंदु आपका k, 2 इतना और इतना। संरेखीय हो तो k का मान क्या होगा? बोलते हैं संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर है, मतलब सर जी इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो करते हैं, क्षेत्रफल 0 करने के लिए क्षेत्रफल निकाल दो 1/2 यहाँ लगाओ, फिर x का मान ब्रैकेट घेर दो, प्लस का फिर यहाँ x का मान दे दो, तो x का मान यहाँ -3 है तो -3 लगा देंगे, ब्रैकेट घेर दो, प्लस का फिर यहाँ 7 है, ये 7 लिख दो और ब्रैकेट घेर दो। अब 23-31 बाड़ा करना है, तो सर जी 23 के लिए मतलब y2 माइनस का y3, y2 का मान है -4 तो यहाँ हो जाएगा -4 और माइनस का -5 तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसी तरह 23-31 y3 माइनस का y1, y3 माइनस का y1 और 12 मतलब y1 माइनस का y2 मतलब 2 माइनस का -4 करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये क्षेत्रफल कितना होगा इसका 0 हो जाएगा। k का मान निकालना है तो आराम से निकल जाएगा जी 1/2 है गुणा में इधर भाग में तो 0 ही हो जाएगा ये तो। ये हो गया आपका k गुना 5 में 4 घटाएँगे 1 माइनस का -2 -5 -7 हो जाएगा, -7 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7 या 21 हो जाएगा और प्लस का यहाँ 4 दूनी 6, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा और बराबर इधर 0 है। यहाँ हो गया k और प्लस का 42 में 21 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा बराबर 0। k का मान यहाँ से आपका प्लस में, इधर माइनस में, माइनस का 63 हो जाएगा। k का वैल्यू माइनस का 63 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई जिसमें शीर्ष इतना-इतना और इतना होगा। देखिए, इसको उससे भी बना लीजिए भैया, नहीं तो इस नॉर्मल भी बना लीजिए। मैं कहता हूँ चलिए उस फ़ॉर्मूला से ही बनाया जाए। एक तो हो जाएगा आपका 1/2 फिर यहाँ होगा x1 का मान -4 फिर यहाँ कुछ और प्लस में यहाँ हो जाएगा x2 0 है, 0 प्लस का यहाँ हो जाएगा x3 0। अब आप ही बताइए, ये सब तो 0 ही है भैया, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें कुछ-भी भरिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क यहाँ पड़ता है। सही से यहाँ लिखेंगे y2 माइनस का y3, y2 का मान है 3 और y3 का मान है 0 तो 3 में से 0 घटाएँगे 3 में 0 घटाएँगे तो आपका 3 ही आ जाएगा। बताइए इधर हो गया 1/2 और ये हो गया -4 गुना 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का बार और बाकी इधर तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 से ही चला जाएगा -6 बार में। अब आंसर निकलेगा -6 सर जी लेकिन -6 तो दे ही नहीं रखा है। तो अच्छा निकाले क्या हम लोग? निकाले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस में होता है, नहीं होता है तो इसको हम लोग प्लस लगा देंगे, मोड़ लगा के प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे ये से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वही चीज़ 1/2 करेंगे। अब x1 0
प्लस का x2 0 प्लस का x3 3। अब इन दोनों को लिखने कोई ज़रूरी नहीं है, काहे ज़ीरो से गुणा हो ज़ीरो ही हो जाएगा। यहाँ होता है 23, यहाँ होता है 31 और यहाँ होगा 12 मतलब y1 और माइनस का y2 5। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना ये सब तो 0 0 में कुछ जोड़ेंगे तो मतलब उतना ही हो जाएगा। ये हो गया आपका, इधर हो गया 0 प्लस का 0 और प्लस का 5 में से एक जगह -4, -4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। 1/2 गुना इधर हो जाएगा माइनस का 12, चला आ जाएगा माइनस का 6 बार में। लेकिन उत्तर क्या आएगा भैया? माइनस आएगा? नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है बिंदु इतना, इतना और इतना संरेखीय है तो k का मान क्या होगा? इसी तरह उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। कर देते हैं 1/2 यहाँ होगा x1 ये हो गया प्लस का x2 ये हो गया प्लस का x3 ये हो गया और इस सब को गुणा करने पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा। अब मान रखते हैं, सही से रखेंगे तो y2 माइनस का y3, y2 का मान है k और y3 का मान है -3 तो माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। 23 हो गया अब होगा 31 y3 माइनस का y1 और फिर होगा 12, 12 मतलब y1 माइनस का y2 तो चलिए बना जाए। ये हो गया 1/2 सर जी इधर जाके गुणा में 0 हो जाएगा, तो इधर 1/2 को हटा ही दो, यहाँ हो जाएगा 2 के में 3 जोड़ेंगे तो भैया यहाँ इसको गुणा करना पड़ेगा, 2 को कैसे गुणा करेंगे 2 के प्लस का 3 दूना 6 अब देखिए 3 माइनस -3 है, -3 -6 -6 को कर 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा और इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 6 को कैसे गुणा करेंगे 6 के बराबर हो जाएगा 0 के। अच्छा 2 के में अगर 6 के घटा दें, तो भैया -4 के हो जाएगा। अब देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे 24 और 24 में -24 कर देंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चा। अब देखो 0 को उधर भेजोगे 0 ही हो जाएगा। अब मैं 4 के इधर भाग में उधर गुणा में 0 हो जाएगा। के का वैल्यू यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है? इसी तरह आपका फिर बोल दिया त्रिभुज का निर्देशांक इतना, इतना, इतना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 अब रखेंगे x1 का मान 0 कुछ कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ 0 ठीक है? अब 23 से 31 बढ़ा यहाँ होगा 23 यहाँ होगा y3 y1 यहाँ होगा 12 अब आप ही बताइए 0 वाला से कुछ करना ही नहीं है, मेन है 4 तो 4 वाला करते हैं 31 y3 माइनस का y1 y3 का मान है 1 और y1 का मान है 0 ये हो गया 1/2 गुना 4 तो इससे कट जाएगा 2 बार में, आंसर आ जाएगा इसका 2 जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। ठीक है? तो आज अपन जो भी प्रश्न किए बच्चा, आज हम लोग जो भी प्रश्न किए, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये चैप्टर ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बन जाता है, ठीक है? उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। इस हिसाब से आपका चैप्टर चैप्टर जो है आपका 7 जो है बच्चा कंप्लीट होता है। सिर्फ़ इसमें हमने एक क्वेश्चन कम किया है, वो जो आपका त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक निकालने वाला था। बेसिकली वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें हम लोगों को बस तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना होता है। वो आप लोग आगे के क मतलब आगे जब मैं पूरा एक साथ लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस कराने के लिए सारा चैप्टर का क्वेश्चन तो मैं करा दूँगा, मॉडल पेपर वगैरह कराऊँगा तो, ठीक है? उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी बच्चा। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में चैप्टर 8 के प्रश्नों के साथ में। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।